पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद पर आज वोटिंग होगी, जिसमें यह फैसला हो जाएगा कि इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर रहेंगे या नहीं। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 बजे होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग की जाएगी। इत्तेहादी जमातों की जानिब से तायद वापस लेने के बाद इमरान खान की परेशानियों में इजाफा हो गया है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने बागी अरकान से कहा कि वो वापस आ जाएं और हुकूमत को बेदखल करने की अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाएं। इमरान खान ने आखिरी लम्हे तक अपोजिशन की कोशिशों को नाकाम बनाने का पुख्ता अज़्म जाहिर किया है। वाज़ेह है कि 342 रुकनी ऐवान में बरसर इक़्तिदार जमात को 172 वोटों की ज़रूरत है, जबकि अपोजिशन ने 175 अरकान की तायद का दावा किया है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली, जहां समा नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू इस वक्त जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, आज इमरान खान के इम्तिहान का दिन है, क्या पास हो पाएंगे इम्तिहान में या फेल हो जाएंगे? देखिए, आजम इमरान खान के लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। हालांकि हमने ये देखा है कि पीटीआई ने अपने जो एमएनएज हैं उनसे कहा है कि वो आज की वोटिंग में शामिल ना हो, लेकिन नंबर को लेकर इमरान खान जो है वो कॉन्फिडेंस में नहीं है। हमने ये भी देखा है कि एमक्यूएम और पीएन जो दो पार्टियां थी, अलाई पार्टी थी, वो अलग हो चुकी हैं इमरान खान से, और इमरान खान की अपनी ही पार्टी के करीब करीब 21 एमएनएज उनके साथ में नहीं है। और हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि सिंध हाउस में जो अपोजिशन की मीटिंग हुई उसमें भी 21 से 22 एमएनएज पीटीआई के थे जो वहां पर मौजूद थे। और कल भी हमने देखा कि इमरान खान ने जो डिनर पार्टी रखी थी उसमें भी उनके 125 के आसपास ही सांसद पहुंचे। तो कहीं ना कहीं जो बाकी एमएनएज हैं वो इमरान खान के साथ नजर नहीं आ रहे। हालांकि अगर वो भी आ जाते हैं तो इमरान खान के पास 155 एमएनएज हैं, उनको सपोर्ट चाहिए। जो बाकी पार्टीज के जो अलाई पार्टी थी वो उनके साथ में नहीं है। तो ऐसे में मुश्किल की घड़ी है और माना जा रहा है कि आज ये तय है कि इमरान खान आज उनकी कुर्सी चली जाएगी। और हमने ये भी देखा है कि आर्मी ने पिछले दिनों जो एक रवैया अपनाया था, रुख अपनाया हुआ था, बिल्कुल न्यूट्रल था, वो उनका खड़े नजर नहीं है। और उन्होंने हालांकि अपने आप को शहीद दिखाने के तौर पर भी उन्होंने एड्रेस किया था, कल भी उन्होंने एड्रेस किया और उन्होंने लोगों से कहा, अपने पार्टी वर्कर से कहा कि वो सड़कों पर आके प्रोटेस्ट करें। तो ऐसे में ये आखिरी पल दिखाई दे रहे हैं इमरान खान के कि जहां पर वो पाकिस्तान के बिल्कुल। शैलेंद्र, आपने आर्मी का यहाँ पर जिक्र किया, तो आर्मी चीफ से जब इनकी मुलाकात हुई थी, इन्होंने कहा था, इमरान खान ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि आर्मी ने इन्हें 3 ऑप्शन दिया है, लेकिन अब आर्मी भी इससे पलट गई है ऑप्शन वाली बात से। बिल्कुल बिल्कुल, आर्मी की तरफ से जो सोर्सेज के हवाले से कल खबर चल रही थी इसमें बताया गया था कि आर्मी ने कोई ऑप्शन नहीं दिए इमरान खान को। हालांकि अब आर्मी कहीं ना कहीं दिखा रही है कि वो इस मौजूदा सरकार से जो उनका इंटरेक्शन वो इस तरह का नहीं है। और हालांकि ये कहा गया है कि इमरान खान की तरफ से एक कहा गया आर्मी को कि वो उनकी मदद करने के लिए आगे आए। और यहाँ तक ये भी कहा गया इमरान खान सरकार की तरफ से कि अगर अपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस लेने को तैयार होता है तो वो असेंबली डिसॉल्व कर देंगे। यानी कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालने के लिए और फेस सेविंग के लिए इमरान खान की तरफ से ये सुझाव दिया गया था आर्मी को, लेकिन फिलहाल आर्मी उस फेवर में भी दिखाई नहीं दी। और हमने ये देखा कि आर्मी की तरफ से जो इमरान खान ने ऑन रिकॉर्ड आके बोला, आर्मी ने उसको नकार दिया साफ तौर पर। तो कुल मिलाकर इमरान खान के लिए अब ये आखिरी पल है जहां पर वो अपने फेस सेविंग के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात और भी बताऊं कि फिलहाल कोशिशें चल रही है कि एमएनएज के जो एमएनएज हैं पीटीआई के, वो नेशनल असेंबली ना पहुंचे, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है फिलहाल पाकिस्तान में। और हमने ये भी देखा कि कल इमरान खान की तरफ से कहा गया कि जो उनके कारकुन हैं वो सड़कों पे उतरे, वो प्रोटेस्ट करें और जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है वो करे। और माना जा रहा है कहीं ना कहीं पाकिस्तान में कि ये कोशिश है कि जो को रोका जाए असेंबली में पहुंचने में, वो ना पहुंच पाए ताकि उनकी सरकार बच जाए। लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से उनसे 2 पार्टियां अलग हुई, अलाई पार्टीज एमक्यूएम और पीएनबी, उसके चलते अब इमरान खान का सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल है। चलिए शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के बानी नवाज शरीफ पर लंदन पर हमले की कोशिश की गई है। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की जानिब से मुबैना हमले की खबर है। पाकिस्तानी मीडिया के ज़राए के हवाले से शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमलावर ने जो मोबाइल नवाज शरीफ की तरफ फेंका वो बॉडीगार्ड को लगा, जिससे वो जख्मी हुआ है। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ पर हमले की कोशिश की शदीद मजम्मत की है। इन्होंने कहा है कि लंदन में दफ्तर के बाहर नवाज शरीफ पर नौजवान के हमले की कोशिश बाइस तशवीश और
लायक मजम्मत है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि हमले में नवाज शरीफ महफूज रहे और हमारी शराफत को कमजोरी न समझा जाए। यूक्रेन के अवाम से खिताब में सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन की अफवाज रूस के कब्जे में आने वाले इलाकों को वापस लेने का सिलसिला जारी रखे हुए है। वहीं इन्होंने मगरबी ममालिक की जानिब से अहम इमदाद की मुसलसल कमी पर अफसोस का इजहार किया। इन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेनी अफवाज मुसलसल रूसी ट्रूप्स को निशाना बना रही हैं। І захисниці продовжують повертати контроль над громадами у Київській та Чернігівській областях. Все більше українських національних прапорів у районах, які були тимчасово окуповані. Збройні сили України не відпускають загарбників без бою, наносять вогневе ураження, знищують усіх, до кого дозволяють дотягнутися наші можливості. Посилюємо оборону на Східному напрямку та на Донбасі. Свідомі того, що ворог має резерви для посилення тиску на сході держави. यूक्रेन में रूसी फौज की कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। सियासी गिरफ्तारियों पर नजर रखने वाले एक रूसी ग्रुप के मुताबिक रूस में हफ्ते को होने वाले एहतजाजी मुजाहरों में 208 अफराद को हिरासत में लिया गया। रूस के 17 शहरों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। तंजीम ने कहा कि सिर्फ मॉस्को में 70 से ज़्यादा अफराद और इतनी ही तादाद में सेंट पीटर्सबर्ग में एहतजाज के दौरान हिरासत में लिए गए। कई मुकामात पर मुजाहरीन के हाथों में प्ले कार्ड के अलावा फूल भी देखे गए। नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म शेर बहादुर देवबा के 3 रोज़ा दौरे का आज आखिरी दिन है। वो आज यूपी के वाराणसी के दौरे पर होंगे। वो नेपाली मंदिर से मुंसलिक बुद्धा आश्रम के तज़ीनकारी का संग बुनियाद रखेंगे। सैकड़ों सालों के बाद ये पहला मौका है कि नेपाल के हुक्मरान संग बुनियाद रखने के लिए यहाँ आ रहे हैं। हवाई अड्डे पर पहुँचने के बाद नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म का नेपाली मंदिर तक एक सकाफती प्रोग्राम के जरिए इस्तकबाल किया जाएगा। नेपाली PM और CM योगी सबसे पहले हवाई अड्डे से सड़क के जरिए काल भैरव मंदिर पहुँचेंगे। राजस्थान के करौली में पथराव और आगजनी का वाक़या पेश आया, जिसके बाद इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई ताकि सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार गर्म न हो सके। वहीं 4 अप्रैल रात 12:30 बजे तक कर्फ्यू के अहकाम जारी किए गए। जिला मजिस्ट्रेट ने ये अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है कि पथराव और आगजनी से 42 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए थे। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट जनरल अस्पताल में दाखिल कराया गया। 27 जख्मियों को इलाज के बाद घर भेज दिया गया। अस्पताल में 10 का इलाज जारी है। एक शदीद जख्मी को जयपुर रेफर कर दिया गया। पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। घटनाक्रम में शामिल कुछ लोगों को उठाया गया। करीब 2.5 दर्जन लोगों को अभी तक राउंड अप किया जा चुका है। जगह जगह गश्त लगाई गई है, मोबाइल गश्त भी लगाई गई है और आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं कि कौन कौन लोग इस घटना में और लिप्त हैं। उनको भी जल्दी राउंड अप किया जाएगा। साथ ही कर्फ्यू की पालना सख्ती से हो, इसके बाबत निर्देशित किया जा रहा है। उस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे अरबाज के पास, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। अरबाज, करौली में जो जिस तरह के हादसा पेश आया, जिस तरह के वाक़यात पेश आया, उसके बाद वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस वक्त किस तरह के हालात देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए कर्फ्यू वहाँ पर जारी है। कल शाम तक जो है जिला मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किए हैं कल कर्फ्यू को जारी रखने के लिए। आज शाम तक वहाँ पर पूरी तरह से नेट को बंद रखा जाएगा ताकि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की जो अफवाहें हैं उन्हें कंट्रोल किया जा सके। अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक घटना है ये। राजस्थान पिछले 3-3.5 साल से इस तरह की घटनाएं यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और जो घटना हुई है, बाकायदा एक नव संवत्सर जो रैली निकाली जा रही थी, उस रैली के ऊपर पथराव हुआ है। पथराव के बाद में फिर उसमें जो है वहाँ आगजनी की और उसकी घटना हुई। आक्रोशित लोगों ने फिर दुकानों में आग लगाई है। वहाँ पर आपस में काफी टकराव की स्थिति पैदा हुई और सबसे बड़ी लापरवाही प्रशासन की रही है, पुलिस की रही है। उन्होंने वक्त रहते हालात को सही से भापा नहीं और सही एक्शन उनके खिलाफ में नहीं लिया। जो लोग इसके पीछे थे, इसके जिम्मेदार थे, क्योंकि पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें काफी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। आप देखिए करीब 42 लोग जो है इस पूरे मामले के अंदर घायल हुए, जिसमें 27 लोग ऐसे थे जो कि हल्के घायल हुए थे। उनको तुरंत जो है इलाज के बाद में छोड़ दिया गया। करीब 10 लोगों को जो है करौली अस्पताल में भर्ती किया गया और एक शख्स को जयपुर जो है ट्रॉमा सेंटर में रेफर किया गया, इलाज के लिए यहाँ भेजा गया। करीब 30 लोगों को हिरासत में लिया है। लेकिन एक बड़ी परेशानी जो पुलिस के सामने आ रही है कि पथराव में तमाम तरह की घटनाओं में लोगों ने अपने चेहरे को ढक करके जो है वो चीजें की, जिससे उनको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत हुई। करीब 4 IPS और 600 जो है पुलिस कर्मी अलग से अशोक गहलोत ने भेजे हैं मुख्यमंत्री ने। कल शाम को भी उन्होंने इस बात को लेकर के बहुत फिक्र जताई थी।
आज सुबह बाड़मेर में उन्होंने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जो भी ताकतें पोलराइज करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही हैं, इनके पीछे कौन है, उनकी सोच को, उनकी तमाम चीजों को देखा जाएगा, जांच की जाएगी और जो जिम्मेदार हैं उन्हें बाकायदा सख्त सजा दी जाएगी, ताकि एक मैसेज राजस्थान दे कि यहाँ पर कानून का बोलवाला है और किसी इस तरह के आपराधिक सोच वाले लोगों का बोलवाला नहीं है। कोई चाहे किसी भी कौम से हो, किसी भी धर्म से हो, मजहब से हो, उसको जो भी जिम्मेदार होगा उसको पकड़कर सजा दी जाएगी। जी चलिए अरबाज, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे ने रियासती हुकूमत से मसाजिद से लाउड स्पीकर हटवाने का मुतालबा किया है। मुंबई के शिवाजी पार्क में एक रैली में अपने हामियों से खिताब करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि मसाजिद में लाउड स्पीकर इतने ज़्यादा आवाज़ में क्यों बजाए जाते हैं। अगर इसे नहीं रोका गया तो मसाजिद के बाहर ज़्यादा आवाज़ में हनुमान चालीसा पढ़े जाएंगे। मैं नमाज या किसी खास मजहब के खिलाफ नहीं हूं, मगर मुझे अपने मजहब पर फख्र है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला उद्धव ठाकरे पर तनकीद करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने इंतखाबात के दौरान उन कुव्वतों के साथ सबबंदी करके वोटरों के एतमाद को धोखा दिया जिनकी इन्होंने मुखालफत की थी। साहब, आपकी तो राजनीति विकास के ब्लूप्रिंट से शुरू हुई थी। आपने 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लावरे तो वीडियो लगाओ वीडियो किस तरह से विकास के नाम पे उन्होंने छलावा किया था, यहां तक थी। आज अपने जातिगत राजनीति का आरोप शरद पवार जी के ऊपर किया, लेकिन वास्तव में जाति के राजकारण को आप धर्म के राजकारण तक लेने की बात जो है वो भी कह रहे थे। तो ये जो एक निराशा जो है वो खुले तौर पर आपके भाषण में झलक रही थी कि राजनीति में अगर सफलता पानी है तो धर्मांधता तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जो मध्ययुगीन काल था उसमें धर्मांधता थी, इसलिए समाज का विकास नहीं हो पाया। जब जागरण पुनर्जागरण का जमाना आया और वैज्ञानिक सोच आई, उसके बाद ही विकास हुआ। तो आज आपकी निराशा, आपकी राजनीतिक असफलता आपके भाषण में पूरे तौर से झलक रही थी। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे मुंबई का, जहां सभा नुमाइंदे प्रशांत पांडे इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। प्रशांत, मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। राज ठाकरे ने रियासती सरकार से कहा है कि जो मसाजिद में, मस्जिदों में लाउड स्पीकर हैं उनको हटाया जाए। इस पर किस तरह की सियासत चल रही है और किस तरह की बयानबाजी इस वक्त जारी है? जी बिल्कुल, देखिए कल जब रैली जो राज ठाकरे ने मुंबई के शिवाजी पार्क में की तो सबसे बड़ा बयान उनका यही था कि जिस तरह से लाउड स्पीकर मस्जिदों के बाहर लगाए गए हैं उसे हटाया जाए। अगर नहीं हटाया जाता है तो उसके बदले में हिंदू समाज के जो लोग हैं उनसे गुजारिश की गई है कि डबल साउंड में जो है वहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ा जाए। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसे राजनीतिक बयान ही माना जा रहा है, क्योंकि ये वही राज ठाकरे हैं जो पिछले बार चुनाव के वक्त मोदी यानी केंद्र सरकार को जो है टारगेट किया था। तब वो उस वक्त वो एनसीपी के बगल में खड़े थे, क्योंकि ये अनेक वीडियो जब ये प्रचार करने या भाषण करने कहीं जाते थे तो वहाँ पर वो वीडियोस लगाते थे और दिखाते थे कि किस तरह से मोदी सरकार ने अब तक कई घोटाले किए और कहाँ पर उन्होंने जिन बातों को कहा था और पूरा नहीं किया गया। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें, कल उनका ये बयान सबसे अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि सामने जो है बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव मुंबई और महाराष्ट्र के लिए सबसे अहम इसलिए माना जाता है क्योंकि उसका एक बड़ा बजट 40,000 करोड़ का बजट है, जो एक राज्य का, छोटे राज्य का अमूमन बजट अगर देखा जाए तो मुंबई महानगर पालिका के बजट के बराबर है। और चुनाव सामने है, ऐसे में किस तरह से, किसकी तरफ से राज ठाकरे खड़े होंगे, अब अपने आप में सवाल खड़ा होता है। क्योंकि हमने पहले देखा था कि ये बीजेपी के विरोध में थे, लेकिन अब वही इनका बयान जो है हिंदुओं के समर्थन में आ रहा है। ये वही राज ठाकरे हैं जब इनकी पार्टी शुरुआत में शुरू हुई थी तो उत्तर भारतीयों, नॉर्थ इंडियंस को जो है पीट कर भगाने वाला स्टैंड उन्होंने किया था। उस वक्त तो कई महीने, कई सालों तक जो है सुर्खियों में बने थे। अब वही राज ठाकरे जो है भाषण करते हैं और एनसीपी कांग्रेस के खिलाफ और शिवसेना के खिलाफ बोलते हैं, और उनके बयानों से साफ पता चलता है कि किस तरह से वो बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। क्योंकि देखिए कल एक और उन्होंने स्टेटमेंट सबसे बड़ी दी थी। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और मुंबई में जो तमाम मदरसे हैं वहाँ पर ईडी की रेड करनी चाहिए मोदी सरकार को। मोदी सरकार से उन्होंने गुजारिश की। उनका कहना है कि मुंबई पुलिस और तमाम एजेंसियों को पता है कि मदरसा में चलता क्या है मुंबई और महाराष्ट्र में। ऐसे में इनके ये तमाम जो बयानात हैं वो दर्शाता है कि किस तरह से अब वो बीजेपी की तरफ रुझा रहे हैं और एनसीपी और कांग्रेस और सेना के खड़े अगेंस्ट जो है उनके बयान को देखा जा रहा है। बहरहाल शिवसेना ने अपना जो बयान दिया, उनका साफ तौर पर कहना है कि राज ठाकरे जो है ब्लूप्रिंट से अपनी राजनीति शुरू किए थे, लेकिन अब तक उनका ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पाया है। वही हमने देखा कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि शरद पवार को राजनीति का अगर बता रहे हैं कि वो जातिवाद की राजनीति करते हैं तो इनका बयान क्या है।
हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर ये अपने बयानों में कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए उनके कल के भाषण के बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच चुकी है। अब ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी, कांग्रेस और एनसीपी की तरफ से इनके भाषण को लेकर के और क्या कुछ बयान दिया जाता है। और देखना सबसे अहम ये होगा कि इस बार जो चुनाव मुंबई में महानगर पालिका के होगी और आने वाले जो चुनाव हैं, ऐसे में राज ठाकरे क्या अपने बल पर चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी के साथ उनकी पार्टी मिलती नजर आएगी। चलिए प्रशांत, मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में आज फिर 80 पैसे तक का इजाफा हुआ है, जिसके बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 103 रुपये 41 पैसे हो गई है। वहीं 1 लीटर डीजल की कीमत 94 रुपये 67 पैसे हो गई, जबकि मुंबई में पेट्रोल फी लीटर 118 रुपये 41 पैसे का मिल रहा है। वहीं डीजल फी लीटर 102 रुपये 64 पैसे फरोख्त हो रहा है। वादे है कि गुज़िश्ता 13 दिनों में ईंधन 11वीं मरतबा महंगा हुआ है। श्रीलंका में बदतरीन मुआशी बहरान के बीच जारी एहतजाज और तशद्दुद पर काबू पाने के लिए हुकूमत ने सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी है। श्रीलंका के बेशतर मुकामात पर शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। हुकूमत ने 36 घंटे के कर्फ्यू के अहकाम भी जारी किए हैं, जो पीर के रोज़ सुबह 6 बजे तक नाफिज रहेंगे। इस वक्त श्रीलंका शदीद इक़्तिसादी बहरान से गुजर रहा है। मुल्क में तेल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों और अशिया ज़रूरियत की किल्लत के बायस लोगों में शदीद गुस्सा पाया जाता है। वादा है कि अवाम ने कोलंबो में श्रीलंका के सदर राजपक्षे के मकान के रूबरू सख्त एहतजाज किया था, जिसके बाद तशद्दुद फूट पड़ा। आज पूरे मुल्क में रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा रखा जा रहा है। फर्जंदान तौहीद आज से रोज़े का एहतमाम कर रहे हैं। कल चांद देखने के बाद तरावीह और सहरी का एहतमाम किया गया। रमज़ानुल मुबारक का महीना मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला का अजीम इनाम है। इस माह में कुरान मजीद अता किया गया, जो हिदायत है। हदीस में आता है कि रमज़ान आता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और रहमतों की बारिश होती है। जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इनके रास्तों पर चलने की सहूलत और तौफीक आम होती है। जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। रोज़ा बदी के रास्तों के लिए रुकावट बन जाता है। शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है और बुराई फैलाने के मौके कम हो जाते हैं। वादा है कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नम से निजात का है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के सीएम वाई जगन मोहन रेड्डी ने माह रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर मुसलमान बिरादरी को मुबारकबाद पेश की। तेलुगु रियासतों को वज़ीर आला ने माह मुबारक के हवाले से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुसलमानों से रियासत और मुल्क में अमन की बरकरारी और अवाम की तरक्की व फलाह और भाईचारे के लिए दुआएं करने की भी अपील की। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में मुकामी लोग रमज़ान की रिवायती मिठाई खरीदने के लिए दुकानों पर जमा हुए। कनाफा, कताइफ और बकलवा हमेशा से रमज़ान में बहुत ही मकबूल रही और बहुत से घरानों में ख़ास है। कनाफा और कताइफ 2 सबसे पसंद किए जाने वाले मीठे हैं और ये आटे, पानी और पाउडर दूध के मुरक्कब से तैयार किए जाते हैं। احنا النهارده نزلنا نصلي في مساجد آل البيت، اخيرا اتفتحت الحمد لله للسيدات وصلينا التراويح، ودي حاجه جميله جدا لان يعني كانت حاجه ناقصانا جدا ان مساجد آل البيت اتقفلت. فالحمد لله بجد احنا حسينا كده برمضان، ونزلنا نشتري كنافه طبعا والقطايف وبقيه اليميش، الحاجات اللي هي الطقوس اللي كل رمضان لازم نعملها. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب دايما بألف خير، واحنا بنشتري قطايف اهو زيكم، واجواء رمضان تحفه ومصر تحفه وربنا يحببنا في بعض. الكنافه البلدي بتبقى موجوده من السنه للسنه، والناس بيبقى عليها اقبال جامد قوي، وشوف الزحمه زي ما انت شايف، لان هم ما بياكلوهاش غير في رمضان.